हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग और ये लास्ट पार्ट है। इसके पहले के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी हैं, आप वहाँ से ले लेना। जो लोग पहले से जुड़े हैं वो तो जान रहे हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहे हैं। अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है तो वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम से। दृष्टि IAS ने अभी तक 12 टेस्ट कराए हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। टेस्ट नंबर 1 से 10 तक की सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी हुई हैं। आज सुबह टेस्ट नंबर 11 और 12 की भी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। टेस्ट नंबर 11 CSET का है और टेस्ट नंबर 12 GS का है। इसके भी टिक मार्क वाली मैंने पीडीएफ नहीं भेजी है, मैं उसको अभी कर लूँगा, टिक लगा लूँगा तो भेज दूँगा। और घटना सार की चैप्टर 6 की सिनॉप्सिस तैयार हो गई है लगभग, बस रिकॉर्ड करना बाकी है। कोशिश करूँगा कि कल शाम तक आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7 बचेगा जो लास्ट होगा, और इसमें हम लोग खेल वाले फैक्ट पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स वाले फैक्ट पढ़ेंगे। अगर लिंक ओपन ना हो तो आप सिंपली टेलीग्राम पे सिविल्स एजुकेशन लिखिएगा तो आपको चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी वही लोगो लगाया जो यूट्यूब का है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 90 क्वेश्चंस हो गए थे पहले, 91 से करना है हम लोगों को। और हाँ, करंट अफेयर्स कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, तभी इतना फैक्ट याद रह पाता है। याद रह भी नहीं पाता तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर ऑप्शंस देख के याद आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। 91 है, हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया। कचाई लेमन यानी कचाई नींबू, इसको हाल ही में अभी GI टैग दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। और कचाई नींबू ज़्यादा रस के लिए जाना जाता है। इसका प्रोडक्शन, इसका उत्पादन मणिपुर में होता है, तो ये फेस्टिवल भी मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाएगा। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे छोटे छोटे से क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। 92 है, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है। फ्रीक्वेंसी और पिच से डिसाइड होता है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइम में नंबर ऑफ़ साइकिल्स। तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हैं कि पहली वेव जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और दूसरी वेव जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा को ये बोला जाता है पिच बहुत ज़्यादा है, और इसी प्रकार कम फ्रीक्वेंसी को कम पिच बोला जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, यानी आवाज़ में पतलापन भी ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी कम, पिच भी कम, उसके चलते पतलापन भी कम होगा, भारी हो जाएगी। तो यहाँ पे बता दीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों है, क्योंकि उनकी वॉइस में पिच बहुत ज़्यादा है, इसलिए पतली आवाज़ होती है स्त्रियों और बच्चों की। B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आवर्ती के फॉर्म में भी तो आंसर दिया है, तो C ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। पिच ज़्यादा रहेगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी। D ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्लियर है। चलिए 93 देखिए। 93 में निम्नलिखित तापमापियों में से किससे अत्यधिक ताप का मापन किया जाता है। टेम्परेचर मेजरमेंट किससे करते हैं। ये पूर्ण विकिरण उत्तरमापी होता है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। पायरोमीटर रूट वर्ड है हाई टेम्परेचर का, ठीक है, तो C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पायरोमीटर 800 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान मेजर ही नहीं कर पाता है, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए तभी वो मेजर करता है। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट ये लिखे हैं ये सारे 800 से नीचे मेजर करते हैं। चलिए 94 देखिए। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके, गुटके यानी ब्लॉक, और लकड़ी के गुटके प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका क्यों ज़्यादा ठंडा लगता है। इन सब पे तो हम लोग को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग समझते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी भी समझते हैं और टेम्परेचर डिफरेंस भी समझते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी समझ रहे हैं ना, जैसे आयरन का टुकड़ा है, इस लोहे के टुकड़े को आप एक कोने से गर्म कीजिए और आप देखेंगे कि ये पूरा टुकड़ा गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आयरन के एटम्स हैं ये एनर्जी को कंडक्ट कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ लकड़ी के टुकड़े में नहीं होगा। आप एक छोर पे गर्म करेंगे तो वहीं जल जाएगा, वो यहाँ तक गर्म नहीं होगा, या फिर होगा तो बहुत हल्का होगा। यानी लकड़ी की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत वीक है, इसको हम लोग कुचालक भी बोलते हैं। जिन मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी वीक होती है उन्हीं को हम लोग कुचालक बोलते हैं। ऐसे ही अगर आप ठंड का एग्जांपल ले लें तो आपके पास 2 टुकड़े हैं, लोहे का भी है लकड़ी का भी है। अब बताइए कौन सा ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। लोहे का ज़्यादा हो जाएगा ना ठंडा, क्योंकि लोहे के एटम्स इस ठंडी को पूरा कंडक्ट कर देंगे। लेकिन लकड़ी का टुकड़ा ठंडा नहीं हो पाएगा। अब चाहे ठंडी रहे या फिर गर्मी रहे, इंसान का बॉडी टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। ठंडी के दिनों में लोहे के टुकड़े का टेम्परेचर हो गया 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन लकड़ी का टेम्परेचर 15 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि वो तो कंडक्ट कर ही नहीं पाया ठंडी को, तो इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। अब बताइए टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ ज़्यादा है, आयरन में और आपकी बॉडी में ज़्यादा डिफरेंस है। तो जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा वहाँ पे हलचल ज़्यादा रहेगी। नेचर को ड्राइव करने का डायनामिक फोर्स है टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, तो हो जाएगा। B ऑप्शन पढ़ लीजिए, B ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, B ऑप्शन राइट है। चलिए 95 देखिए। ऑयल लैंप में जो तेल राइज करता है वो कैसे करता है, पढ़ते रहते हैं हम लोग, कैपिलरी एक्शन के कारण होता है।
अब इसमें हम लोग ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, एडिसिव फोर्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे, कोहेसिव फोर्स वगैरह, उसका कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। एक कॉटन की पट्टी में ऑयल ऊपर राइज करता है, यानी ये अगेंस्ट द ग्रेविटी यहाँ पे वर्क होता है कैपिलरी में, ठीक है। चलिए, खेतों में भी ये एक्शन बहुत बृहद स्तर पे काम करता है। सोचिए, मिट्टी के अंदर का पानी अगर कैपिलरी एक्शन से ऊपर सरफेस पे आ गया तो वो तो सब वेपराइज हो जाएगा, एवापोरेट कर जाएगा, फिर फसल को मिलेगा क्या? पानी। इसलिए खेतों को जोता जाता है ताकि आप कैपिलरी एक्शन को ब्रेक कर दें और पानी ऊपर नहीं आ पाए। क्लियर है? चलिए 96, बाष्पीकरण की दर यानी एवापोरेशन की रेट पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से किन कारक या कारकों पर निर्भर करती है? टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, एवापोरेशन बढ़ जाएगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में हमेशा रखा करें कि एवापोरेशन हर एक टेम्परेचर पे होता है, चाहे वो कम हो या फिर बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा तो हम लोग समझते हैं, कम टेम्परेचर पे भी एवापोरेशन होता रहता है, बस रेट अलग अलग रहती है। दूसरा पॉइंट है एरिया ऑफ ओपन सरफेस। इसको तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं ना। सरफेस एरिया अगर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली एवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। एवापोरेशन में कौन सी एनर्जी का रोल होता है? याद आ रहा? लेटेंट एनर्जी, लेटेंट हीट। तीसरा ऑप्शन है वेपर एमिशन रेट, वाष्प निकासी दर। ये क्या चीज़ है? देखिए, जब भी एवापोरेशन होता है तो जो उसकी ऊपरी सरफेस है, इस ऊपरी सरफेस पर वेपर जमा हो जाते हैं। अगर वेपर की लेयर बन जाएगी तो एवापोरेशन बाधित हो जाएगा ना, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये जो वेपर की लेयर बनी है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीख लिया कि वेपर एमिशन का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ तो आपकी समझ में आ जाएगा वेपर एमिशन। इसी बर्तन के पास में मैंने एक पंखा लगा दिया, फ़ैन लगा दिया, जिसकी डायरेक्शन इसकी तरफ है। अब ये पंखे की हवा इस वेपर की लेयर को बनने नहीं देगा, और वेपर की लेयर नहीं बनेगी तो एवापोरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, छत पे हम लोग कपड़े सूखने डालते हैं, धूप भी है और हवा भी चल रही है तो कपड़ा बहुत तेज़ी के साथ सूखता है। इवन धूप भी नहीं है और हवा चल रही है तब भी कपड़ा सूख जाता है। क्या रीज़न है? यही सब रीज़न है, ठीक है। वेपर एमिशन को आप हटा रहे हो हवा की सहायता से। वेपर की जो लेयर बन रही थी उसको आप हटा दे रहे हैं, हवा उसको हटा दे रही है। अगर यहाँ पे मैं एक ऑप्शन और जोड़ देता, चौथा एयर ब्लो, तो ये भी आंसर करेक्ट हो जाता। समझ आया? चलिए 97, अमर जवान ज्योति की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको हाल ही में नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ मर्ज कर दिया गया है। 1971 की जो हम लोगों ने वॉर जीती थी, इसी जीत को मार्क करने के लिए अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी 1972 में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 98 देखिए, उजाला योजना कब शुरू की गई? देखिए आ गया ना क्वेश्चन। जब हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स पढ़े थे वहाँ पे हमने आपको जोड़ दिया था कि इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी भी 7th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। उजाला योजना तो याद आ रही ना? अफोर्डेबल एलईडी जो है सभी के लिए 2015 में लॉन्च की गई थी। भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 2022 में इसकी 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। 99 देखिए, हाल ही में भारत का दूसरा कोयले से मिथेनॉल संयंत्र यानी प्लांट हैदराबाद में शुरू किया गया था। ये अपनी तरीके का पहला प्लांट है, ये दूसरा नहीं है, ये फर्स्ट है। लेकिन इसको सेपरेटली भी याद रखना कि अभी हाल ही में कोयले से मिथेनॉल का प्लांट कहाँ पे खोला गया? हैदराबाद में। दूसरा है, इस प्लांट को BHEL ने बनाया है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये सही है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 100 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? बता दीजिए। ये सब तो हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। स्पीड ऑफ लाइट हम लोग पढ़ते कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। और आसान में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो इसको याद रखा करें, ज़्यादा आसान है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है लाइट। लेकिन ये स्पीड पढ़ते कहाँ पे हम लोग? वैक्यूम में पढ़ते हैं, यानी निर्वात में पढ़ते हैं, जहाँ पे किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो जहाँ पे कोई बाधा नहीं रहेगी तो वहाँ पे तेज़ी से चलेगी, और जैसे ही कोई बाधा आ जाएगी, रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगा, तो स्पीड कम हो जाएगी। तो बाधा के रूप में पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, लोहा हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैक्यूम का मतलब समझते हैं ना? एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2.25 × 10⁸। इसको हम लोग इसी फॉर्म में अगर लिखें तो कितना लिखें? इतना ही लिख दें सीधा, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, तेल में 2.04 रहता है। लेकिन ये सब याद तो नहीं रखे जा सकते हैं, तो हम लोग क्या याद रख लें यहाँ पे हम लोग इन जनरल याद रख लेते हैं कि पानी में स्पीड ज़्यादा होती है लाइट की ऑयल की अपेक्षा, और
कांच की अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 101 में क्या है? ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं? नॉइस जनरेटेड बाय जेट्स, सोनिक बूम बोला जाता है इसे। अब ये सब तो नहीं लगा हुआ आंसर, सुपरसोनिक, सबसोनिक, ये तो स्पीड को डिनोट करते हैं ना। चलिए 102, निम्नलिखित में से किन पद्धतियों से पृथ्वी पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद आ रहा है हम लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण ही प्लांट्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर पाते हैं और फिर प्लांट्स का फर्दर डेवलपमेंट होता है। और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता कौन है? बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं उनको देख लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, फर्टिलाइजर्स, थंडर एंड लाइटनिंग, तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? ये ऐसा लग रहा नहीं होगा बट इससे भी होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तीसरे ऑप्शन को जानने के लिए तो क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं तो हम लोग तो 1 और 2 मार के आ जाएंगे। ये ऑप्शन यहाँ पे दिख भी रहा है 1 और 2, बट ऐसा नहीं है। तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम भी पढ़ चुके थे, इटाई रोग भी पढ़ा था हम लोगों ने, कैडमियम से पढ़ा था। ब्लू बेबी सिंड्रोम हम लोगों ने नाइट्रेट से पढ़ा था। नाइट्रेट की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लेड लिखा है तो ये गलत है। बाकी सब सही मैच होगा, गलती बताना है। मिनीमाटा रोग पारा से होता है, मरकरी से होता है, इटाई कैडमियम से होता है और न्यूमोकोनियोसिस कोयले की राख से होता है, ये ध्यान रखना। बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए 104 देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, NIMR, ये दिल्ली में अवस्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना कुछ न्यूज में रहा होगा इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। 105 देखिए, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज, याद आ रहा? शॉर्ट नोट से याद आ रहा घटना सार का, हम लोगों ने पढ़ा था इस क्वेश्चन को। वहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को 2030 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया है। वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख गया। भारत में 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए निम्नलिखित में से किस देश से आगे निकलने की संभावना है? जापान से। इंडिया एट सेकेंड। 106 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता? इसको तो हम लोग घटनासार करंट अफेयर्स में शॉर्ट नोट्स में पढ़े थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। 107, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में कॉपरेशन करने के लिए तुर्कमेनिस्तान के साथ भी हाल ही में हस्ताक्षर किए गए समझौता किया गया। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे मिडिल एशिया की इमेज डाल दूंगा, वीडियो को पॉज कर लेना और सभी कंट्रियों को अच्छे से देख लेना, बॉर्डरिंग कंट्री भी देख लेना। चलिए 108, किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप गाय के दूध का रंग हल्का पीला हो जाता है? ये सब स्टैटिक क्वेश्चन से हम लोग कई बार पढ़ते रहते हैं। बीटा कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला हो जाता है। जेंथोफिल भी एक पिगमेंट होता है, इसके कारण भी जो प्लांट्स की पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, इनका रंग भी हल्का पीला रंग हो जाता है। जेंथो शब्द जो है वो रूट वर्ड है येलो रंग का। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का केमिकल नेम है। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 नियासिन। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों के अध्ययन को इक्तियोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पे ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, नियोंटोलॉजी। नियोंटोलॉजी स्टडी होती है जो हाल ही में जन्मे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न। सिक्रोटोलॉजी, ये आप लोग देख लेना गूगल पे, मैंने सर्च किया मुझे मिला नहीं, मैं इसको जैसे ही टाइप कर रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी लिख के आ रहा है, तो हो सकता है उसी की ब्रांच हो। 110 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जियोलाइट का एक उदाहरण है? जियोलाइट का अगर केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो ये तो थोड़ा कठिन हो जाता है, पहले इसका हम लोग यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद कंपोजिशन देख लेंगे। राइट, जियोलाइट एक कैटलिस्ट होता है और कैटलिस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर फिल्ट्रेशन में इनका यूज़ किया जाता है, हैवी मेटल्स को रिमूव करने में भी इनका यूज़ किया जाता है। ये एक तरह से ग्रुप ऑफ मिनरल्स होता है। जियोलाइट का केमिकल फार्मूला तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत अपने आप में बड़ा है, बस हम लोग इतना जान लेते हैं कि ये एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के कंपाउंड होते हैं। हम लोग जो डिटर्जेंट यूज करते हैं कपड़ा साफ़ करने के लिए, पैकेट पर देखना आपको जियोलाइट लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रेटेड सोडियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 111 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का शुद्ध प्रारूप है? चलिए 111 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का शुद्ध प्रारूप है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन पूछ रहा है, पढ़ते रहते हैं हम लोग। रॉट आयरन को बोला जाता है। आयरन का ऐसा एलॉय
जहाँ पे कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है उसे रॉट आयरन बोला जाता है। इस लोहे में कार्बन का परसेंटेज 0.12 से 0.25% तक होता है। इसका एग्जाम्पल तो हम लोग देखते रहते हैं। हम लोग घरों में जो जाली लगाते हैं वो रॉट आयरन का है। मकान का जो मेन गेट होता है वो भी रॉट आयरन का होता है। वही कास्ट आयरन या ढलवे लोहे में कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाता है, 2% तक हो जाता है, तो उसे कास्ट आयरन बोला जाता है। कार्बन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लोहे में अगर कार्बन कंटेंट कम होता है तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, वो मजबूत होता है। जैसे आप स्टील में देखते हैं, स्टील हुआ या फिर रॉट आयरन हुआ, इन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, क्योंकि जो रॉट आयरन में कार्बन का परसेंटेज है लगभग ऐसा ही स्टील में भी होता है कार्बन परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 112 में क्या है? ल्यूमेन किसकी इकाई है? ल्यूमेन ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ज्योति तीव्रता बोला जाता है। इसकी यूनिट कैंडला होती है। ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब होता है किसी लाइट सोर्स द्वारा कितनी क्वांटिटी में लाइट एमिट हो रही है, उसको ल्यूमिनस फ्लक्स बोला जाता है। हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 113 देखिए। हाल ही में तेल रिसाव के कारण निम्नलिखित में से किस देश में 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया? समुद्र के अंदर एक रिफाइनरी है, ला चैम्पला रिफाइनरी, इसी में लीकेज हुआ है और ये रिफाइनरी पेरू की है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 114 देखिए। चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान किसके द्वारा जारी किया गया था? फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 115 देखिए। निम्नलिखित में से किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इसको हम लोग शॉर्ट नोट्स में पढ़े थे, घटना सर की हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। उर्जित पटेल साहब को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया, AIIB में। इसका हेडक्वार्टर भी हम लोग पढ़े थे बीजिंग में, ठीक है। चलिए 116। एंजाइम मुख्यतः क्या होता है? एंजाइम्स आर मोस्टली क्या होता है? प्रोटीन पढ़ते रहते हैं हम लोग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 117। प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट, जिसे आधुनिक रेफ्रिजरेटर में ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी फ्रीओन के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेंट समझ रहे हैं ना? आप अपने फ्रिज में देखना, पीछे कंप्रेसर, फ्रिज के पीछे कंप्रेसर और बहुत सारी ट्यूब्स लगी होती हैं। उन ट्यूब्स में ये लिक्विड मटेरियल फ्लो करता है, इसी को रेफ्रिजरेंट बोलता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसको भी समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एवापोरेटर, एक्सपेंशन बॉल्व, कंडेंसर, कंप्रेसर, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे हम लोग को ये जानने की ज़रूरत है कि ये जितनी भी डिवाइस मैंने अभी बोली हैं उन सभी डिवाइस से होकर ये रेफ्रिजरेंट गुजरता है, जिसके चलते फ्रिज के अंदर कूलिंग होती है। फ्रीओन के बारे में तो जान रहे होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो बहुत डेंजरस होता है। ये तो खैर अब यूज नहीं होता है रेफ्रिजरेंट के रूप में। इसके ऑल्टरनेट के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है, और वो कौन सा HFC है ये आपको याद रखना है, 134A। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, 134 से यही यूज होता है हर जगह। चलिए 118। चिकित्सा क्षेत्र में नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड तो जान रहे हैं ना हम लोग, इस गैस को हम लोग लाफिंग गैस के रूप में पढ़ते रहते हैं। इसका दूसरा यूज भी जान लीजिए, इसको एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। एनेस्थेटिक यानी बेहोश करने के लिए। जब आप किसी मेजर सर्जरी से गो थ्रू होते हैं तब एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है, ठीक है। आगे चलें। जल पर तेल की सूक्ष्म परत शानदार रंग दर्शाती है, इसके लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? इसको हम लोग कर चुके हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंटरफेरेंस। 120। वायरलेस टेलीग्राफी, रेडियो और वायरलेस संदेश के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? रेडियो वेव के इन्वेंटर कौन है? जी मार्कोनी साहब, ये इटालियन इन्वेंटर थे, ठीक है। चलिए 121। भारत और नेपाल को जोड़ने वाला एक नया पुल बनेगा, किस नदी पर बनेगा ये पूछा है? महाकाली रिवर पर। महाकाली रिवर को शारदा नदी भी बोलते हैं, काली गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए 122। भारतीय राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्टार्टअप डे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया आ गई है। स्टार्टअप तो समझ रहे हैं ना, किसी भी बिजनेस की शुरुआत स्टार्टअप है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 123। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI पढ़ चुके हैं हम लोग, बताइए। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 85 रैंक है CPI 2021 में। इस इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा बनाया जाता है। हेडक्वार्टर हम लोग जर्मनी में पढ़ते हैं, जर्मनी के बर्लिन में, ठीक है।
चलिए 124 में क्या है, हाइग्रोमीटर पढ़ा था हम लोगों ने इसी टेस्ट में। हवा में कितनी नमी है ये किससे मेजर किया जाता है, हाइग्रोमीटर से। ये तो सही मैच है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से विंड की स्पीड मेजर किया जाता है, रेनफॉल नहीं, ये गलत है। एल्टीमीटर से एल्टीट्यूड मेजर किया जाता है, टेम्परेचर नहीं, ये भी गलत हो गया। सी लेवल से कोई भी वस्तु कितनी ऊंचाई पर है, ये अल्टीमीटर से देखा जाता है। फोर्थ है रेन गेज, इससे मेजर किया जाता है वर्षण, रेनफॉल। इसके सामने तो वायु की गति लिखा है, ये भी गलत है, सही बताना था, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 to 5। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वातावरण का तापमान बढ़ा रही है, क्योंकि यह अवशोषित करती है। कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इंफ्रारेड हम लोग पढ़ते रहते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि अर्थ की जो सरफेस है ये किस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, शॉर्ट वेव के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है और लॉन्ग वेव के फॉर्म में रिलीज़ करती है। तो यहाँ पे रिलीज कौन सी वेव्स हो रही हैं, लॉन्ग वेव, और यही लॉन्ग वेव अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं और यही इंफ्रारेड होती हैं। ठीक है, यही सीखा था ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये ट्रैप कौन कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग होती है। 126 देखिए, निम्नलिखित रेडियोधर्मी सामग्रियों में से किसका प्रयोग हड्डी के ट्यूमर के इलाज के लिए किया जाता है। बोन ट्यूमर का ट्रीटमेंट किससे होता है। इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस बहुत पूछता है और कई बार पूछा भी गया है, घटना चक्र में आप लोगों ने किया होगा। स्ट्रोंटियम 90 का यूज बोन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनको भी याद रखें, रेडियम 226 का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है और आयोडीन 131 का यूज थायराइड ग्लैंड में जो कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। 127, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की कितनी संख्या है। ये 7 होते हैं। ये 7 कौन कौन से हैं। लंबाई की यूनिट हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं, मास की यूनिट किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा को मोल में मेज़र किया जाता है। ये एसआई सिस्टम की बेस यूनिट्स हैं 7। 128 देखिए, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। इसको तो हम लोग अभी कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति हम लोगों ने वैक्यूम में पढ़ा था। वैक्यूम यानी एम्प्टी स्पेस, जो हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ते रहते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको लाख में हम लोगों ने 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था और ये वैक्यूम में थी। इसके बाद हम लोगों ने प्रकाश की गति पानी में पढ़ी थी, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये कांच में होती है और 1.24 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये हीरे में होती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2020-21 के लिए गेरकिंस का सबसे बड़ा निर्यातक है। गेरकिंस यानी ककड़ी खीरा। इस टाइम के दौरान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 130, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। वेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहे हैं। अगर किसी मेटल के मॉलिक्यूल्स एनर्जी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसे गुड कंडक्टर बोलते हैं। और यही चीज़ जिसमें जितनी जल्दी होगी वो और अच्छा कंडक्टर होगा। अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह फ्री इलेक्ट्रॉन कितनी तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसे सुचालकता बोलते हैं। ये धातुओं की खूबी होती है, मेटल्स की खूबी होती है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। जिस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है ऑब्वियसली वो अच्छा कंडक्टर होता है, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम संख्या में रहेंगे वो बैड कंडक्टर माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चांदी पढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए 131, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। हम लोग रेडिएशन को अलग अलग फॉर्म में पढ़ते रहते हैं। अल्फ़ा रेज भी पढ़ते हैं, बीटा रेज भी पढ़ते हैं, एक्स रेज भी पढ़ते हैं, गामा रेज भी पढ़ते हैं। ये सभी तरीके का रेडिएशन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। नहीं पूछा है तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 132 देखिए, लेज़र निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आप स्टिमुलेटेड एमिशन करा दीजिए। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी वर्किंग यहाँ पे जानना ज़रूरी नहीं है, उतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। 133 देखिए, हवाई जहाज़ में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है।
कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कब करती है? हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते रहते हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बहती हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। यही प्रिंसिपल एयर में भी काम करता है और यही प्रिंसिपल लिक्विड में भी काम करता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड फ्लो कर जाएगा। एक रिफ़िल है जिसमें इंक भरी हुई है और इस रिफ़िल का प्रेशर वही है जो इस कमरे का है। अगर रूम का प्रेशर रिफ़िल के प्रेशर के बराबर है तो स्याही बाहर कभी नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे हम लोग रिफ़िल के अंदर प्रेशर बढ़ाने नहीं जा रहे हैं, उसमें तो वही प्रेशर है जो आप नीचे से भर के ले गए थे। लेकिन जैसे ही हवाई जहाज़ ऊपर जा रहा है तो आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं हाइट और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है। हाइट जैसे ही बढ़ती है प्रेशर डाउन हो जाता है। हाइट और प्रेशर का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ऊपर हवाओं की मात्रा कम हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल कम हो जाते हैं। इस वजह से प्रेशर डाउन हो जाता है। हवाई जहाज़ के अंदर जैसे ही प्रेशर डाउन होगा रिफिल से स्याही निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 134 देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? दो तरीके के चेंजेस हम लोग पढ़ते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज तो समझ रहे होंगे, एक रूप से दूसरा रूप अगर हो जाता है तो फिजिकल चेंज हो गया। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बना लिए तो फिजिकल चेंज हो गया, और फिर पानी से बर्फ़ बना लिया। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? फिजिकल चेंज में ए से बी में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो बी से ए में भी कन्वर्जन कर सकते हो। जो चीज़ जैसी थी उसको आप दोबारा बना सकते हो। अब यहाँ पे आप दूध से दही बना लिए तो दही से फिर से दूध बना सकते हो? कभी नहीं बनेगा। दही से मट्ठा बना लिए तो फिर मट्ठा से दही कभी बना सकते हो? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये केमिकल चेंज है और केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होते हैं। आप उसको पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते हो। एक बर्तन में पानी भरा, आपने बॉईल कर दिया, ये वेपर बन गया। वेपर से पानी तो बना सकते हो ना फिर से, तो ये फिजिकल चेंज है। बर्फ़ का पिघलना ये फिजिकल चेंज है। जल में चीनी का घुलना फिजिकल चेंज है। मोम का पिघलना फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना, ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। तो यहाँ पे केमिकल चेंज पूछा था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 135, भूपपटी यानी अर्थ क्रस्ट में प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम बताइए। सबसे ज़्यादा हम लोगों ने ऑक्सीजन पढ़ा था, उसके बाद सियाल, सीमा, नीफे जो होते हैं उसको कंसीडर करना है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी दिख रहा है, ऑक्सीजन के जस्ट बाद सिलिकॉन होता है, लेकिन सिलिकॉन ऑप्शन में दिया नहीं है, एल्यूमिनियम दिया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी एलिमेंट्स में ये वाली कोडिंग याद रखें, कनक, कनक यानी कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। हो सकता है ऑप्शन में आपको सिलिकॉन ना दिखे, लोहा ना दिखे, एल्यूमिनियम भी ना दिखे, तब वो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम के फॉर्म में पूछना चाहेगा, तो ये याद रखें। ठीक है, कनक। चलिए 136, पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? अब पटाखों की चिंगारी तो अलग अलग रंग की है, पीला रंग भी निकलता है चिंगारी में, लाल रंग भी निकलता है, बैगनी भी निकलता है, तो सबका हमें अलग अलग कंपाउंड पढ़ना पड़ेगा। पीले रंग के लिए सोडियम नाइट्रेट मिलाया जाता, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पॉज कर लेना, रिकॉल कर लेना। चलिए 137 देखिए, एलपीजी के बारे में पूछ रहे हैं। एलपीजी क्या है? सिंपल इतना ही पूछा है, तो ये तो सब आसान से क्वेश्चन है। ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे कीजिए, यूरिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? यूरिया का हम लोग फार्मूला पढ़ते रहते थे, यूरिया का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, NH2CO NH2। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या आपको दिख रहा है। इसमें पी तो नहीं दिख रहा है, फास्फोरस तो नहीं है, तो इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। यहाँ पे सल्फ़र का भी कोई एलिमेंट नहीं है ना सल्फ़र का यहाँ पे, तो इसको भी हटा दीजिए। एक ही ऑप्शन बचता है, कार्बन दिख रहा, ऑक्सीजन भी दिख रहा, नाइट्रोजन दिख रहा और हाइड्रोजन दिख रहा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 139, किस तापमान से नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। थ्रेशोल्ड टेम्परेचर का मतलब होता है या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम। यदि किसी वस्तु का टेम्परेचर अपने मैक्सिमम स्टेज पे पहुंचेगा तो ऐसा कहा जाएगा कि टेम्परेचर अपने थ्रेशोल्ड पे है, उसी तरीके से मिनिमम में भी हो जाएगा। चलिए 140 देखिए, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन शुरू की? इसको हम लोग करंट में सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिरौरा गांव भी पढ़ा था और गाजियाबाद भी पढ़ा था। चलिए 141,
मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स के ये पेयर पूछ रहे हैं, कितना पढ़ते रहते हैं हम लोग? टोटल 46 है ना, तो पेयर 23 हो जाएगा, जिसमें से 22 जोड़े मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं, बस 23वां जोड़ा अलग होता है। 142 मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है। हम लोगों ने सबसे छोटी ग्लैंड भी पढ़ा था, जिसे हम लोगों ने पीयूष ग्रंथि के नाम से पढ़ा था। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट में हम लोग लीवर पढ़ते रहते हैं, यकृत, बाइल जो उसका सीक्रेशन लीवर करता है। 143 देखिए, टिश्यू कल्चर के बारे में पूछ रहे हैं। इसमें करते क्या है, प्लांट की जो भी ग्रोइंग टिप रहती है, इसको निकाल के सेपरेट करके इसी टिश्यू को दूसरे प्लांट में इंसर्ट किया जाता है। इस तरह के कल्चर को टिश्यू कल्चर बोलते हैं। चलिए 144, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है? ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। नील हरित शैवाल हम लोग जानते हैं, ब्लू क्रीनीलगी। ठीक है। चलिए 145, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतान में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? सिंपल है, जीन होता है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आसान है, और हम लोग इनको हमेशा पढ़ते रहे हैं। 146, वर्ष 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया गया था? इसको 3-4 बार पूछ चुका है पीसीएस, क्योंकि हम लोग हमेशा कन्फ्यूज होते हैं। आइंस्टीन जैसे ही आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगा देते हैं आंसर, बट इनको सापेक्षता का सिद्धांत के लिए या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था नोबेल पुरस्कार, इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। इसके लिए नहीं मिला था, इसलिए नाराज़ हो गए थे, क्योंकि इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत फेमस हुई थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेमस उतना नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, ए ऑप्शन नहीं लगाना है आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए 147, एट विच टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे समय नहीं है, नहीं तो जल की जो विचित्र प्रकृति है उसको हम लोग समझते हैं। चलिए 148, क्विनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? मलेरिया हम लोग पढ़ते हैं। 149, निम्नलिखित में से किसकी माप क्रेस्कोग्राफ द्वारा की जाती है? पढ़े ना इसको। पौधों की वृद्धि के लिए क्रेस्कोग्राफ का यूज किया जाता है, कितने टाइम में कितनी वृद्धि हुई ये क्रेस्कोग्राफ से देखा जाता है। डेंड्रोलॉजी क्या होता है बताएंगे कमेंट में। हम लोगों ने डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी पढ़ा था, 2 शब्द पढ़े थे। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र को वायु विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है? इस निश्चित क्षेत्र को किसी शील्ड के अंदर डाल लीजिए तो वो सुरक्षित हो जाएगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 टेस्ट कर लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।